चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। यूनिट 9 जिस चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें से जो होता है नोमेनक्लेचर आते हैं, यानी आईयूपीएसी जिसको बोलेंगे, वो दो तरह के आते हैं। एक बार आपको दिया जाएगा उपसंजय यौगिक का नाम दे दिया जाएगा, क्या लिखने के लिए कहेगा, सूत्र लिखने के लिए कहेगा। या अदरवाइज ये भी कर सकता है कि आपको सूत्र दे दे और आपसे क्या पूछेगा, उसका आईयूपीएसी नाम पूछ सकता है। कभी क्या करेगा, आईयूपीएसी नाम देगा, सूत्र पूछेगा, और कभी क्या करेगा, सूत्र देगा और क्या करेगा, आईयूपीएसी पूछेगा। तो अभी हम लोग जो यहाँ सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, यौगिक का सूत्र लिखना। यानी कि जब नाम दिया रहेगा तो उसके सूत्रों को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, हम उसको बहुत आप पीछे देख रहे होंगे, बहुत आसान भाषा में, ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। वहाँ बड़े बड़े लैंग्वेज लिखवाए हुए हैं। इसको अपने लैंग्वेज में तोड़कर, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, उसके लिए ऐसे लिखे हुए हैं। क्या है टॉपिक हमारा, उपसंश्लेषण यौगिकों का सूत्र लिखना। क्या कहा गया है, इसके लिए निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। यानी कि जो बात यहाँ बोला गया है उस बात को फॉलो करेंगे तो हम लोग किसी भी उपसंश्लेषण यौगिक या संकुल यौगिक, क्या है, इसका 3 नाम है, एक उपसंश्लेषण यौगिक, संकुल यौगिक, या फिर कौन कहते हैं इसको, जटिल यौगिक। तीनों से उपसंश्लेषण यौगिक भी, संकुल यौगिक भी, और क्या, जटिल यौगिक भी। पहला इसमें जो बात है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले कोई धनायन प्रतिआयन, कैसा प्रतिआयन हो, धनायन, लाइक हो सकता है K प्लस, Na प्लस, Li प्लस, तो ये सब जो होंगे धनायन प्रतिआयन, ये सब क्या होंगे, धनायन प्रतिआयन होंगे। हो तो उसको कहाँ, उसके आवेश के साथ, जैसे देखिए पोटेशियम का आवेश क्या है, K प्लस, सोडियम का आवेश क्या है, प्लस, लिथियम का क्या है, प्लस। अगर मान लीजिए कि इन सभी की जगह A नहीं होता, अगर कैल्शियम होता तो क्या हो जाता, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम होता तो Mg2 प्लस। मतलब वही बोला गया है, उसके आवेश के साथ बाएं तरफ, ध्यान दीजिए कहाँ लिखना है, बाएं साइड लिखना है। पहला बात यह है कि सबसे पहले कोई धनायन प्रतिआयन, ऋणायन नहीं, कौन सा, धनायन प्रतिआयन हो तो उसके आवेश के साथ कहाँ लिखेंगे, बाएं तरफ। जैसे एक कंपाउंड देखिए, जैसे कि आप एक कंपाउंड में होता है कि मान लीजिए यहाँ कोई प्लस चार्ज हो और यहाँ मान लीजिए कोई एक कंपाउंड दे दे, तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर आप इस K प्लस को दाएं साइड लिखते हैं तो ये अरेंजमेंट क्या है, गलत। ये अरेंजमेंट क्या है, गलत है। इसको कहाँ लिखना है, बाएं साइड में लिखना है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि उपसंश्लेषण क्षेत्र में, उपसंश्लेषण क्षेत्र को अदर वे में हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु कोष्ठक। पता है ना भाई कि उपसंश्लेषण क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गुरु कोष्ठक, यानी A बड़ा ब्रैकेट, अपने शब्दों में क्या कहेंगे, बड़ा ब्रैकेट। उपसंश्लेषण क्षेत्र में सबसे पहले किसका नाम, ध्यान दीजिए, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ले लेते हैं, NiCO4 बोले हैं। उपसंश्लेषण क्षेत्र में सिर्फ 2 ही चीज होते हैं, एक कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा क्या होता है, लिगेंड। धातु की संख्या 1 होगी जबकि लिगेंड की संख्या अनेक होगी। लिगेंड एक प्रकार के भी हो सकते हैं और अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। वही बात बोला गया है, उपसंश्लेषण क्षेत्र में सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, यानी उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद लिगेंड को, इसको लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे, मतलब ABCD के अनुसार। जैसे कि ये तो देखिए समान प्रकार का हो गया। मान लीजिए कि इसके जगह अगर ये होता, इसके जगह अगर A रहता, मान लीजिए A है Na, ये है H2O का होल 2 और ये है Cl2। केंद्रीय धातु परमाणु तो एक है, कौन है, निकेल। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकेल। और यहाँ 2 प्रकार के लिगेंड है, एक कौन है, जल, और एक कौन है, कलोरी।
एक कौन है जल और एक कौन है क्लोरीन। तो ये अल्फाबेट जल का जो नाम होता है लिगेंड के रूप में हम लोग एक्वा कहते हैं। जल को लिगेंड के रूप में क्या कहते हैं एक्वा कहते हैं और क्लोरीन को लिगेंड के रूप में क्या कहते हैं क्लोराइडो कहते हैं। बात को समझिए आप लोग क्योंकि जरूरी है। जब जल लिगेंड के रूप में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे एक्वा और जब क्लोरीन लिगेंड के रूप में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे क्लोराइडो। ये सब लिखवाया गया है और जिनका छूट गया वो हम करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यदि उसमें कोई ऋणायन प्रत्यायन, बात ध्यान दीजिए, यहाँ बात हुआ है किसका धनायन प्रत्यायन का और यहाँ बात हो रहा है किसका ऋणायन प्रत्यायन हो, तो उसको उसके आवेश के साथ कहाँ लिखना है दाएं तरफ, यानी धनायन को लिखना है बाएं तरफ देखिए और ऋणायन को कहाँ लिखना है दाएं तरफ। अगर कोई धनायन हो, और एक बात ध्यान दीजिएगा दिमाग में आता है बच्चे को कि क्या धनायन और ऋणायन एट ए टाइम आ सकते हैं। एक टाइम में या तो धनायन आएगा या तो ऋणायन आएगा, धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या क्या बता रहे, या तो धनायन आएंगे या तो ऋणायन आएंगे। धनायन आएंगे तो बाएं साइड तरफ लिखना है और ऋणायन आएंगे तो दाहिने तरफ लिखना है, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है कि ए सभी लिखे, यानी ये सब तीन पॉइंट जो हम पढ़े, ये सब तांडव करने के बाद, ये सब तांडव करने के बाद उपसंश्लेषण यौगिक पर कुल आवेश निकालेंगे। मान लीजिए ए है तो इस पर कुल आवेश कितना है नाम में दिया रहेगा, इस पर कुल आवेश निकालेंगे और कुल आवेश निकालने के बाद जो होगा ना क्या लिखा गया है उसको उपसंश्लेषण यौगिक के दाएं तरफ, उपसंश्लेषण यौगिक कहाँ दाएं तरफ। जैसे कि मान लीजिए कि ए एक कंपाउंड है जैसे वहां दिया है एनआई क्या है चाहिए देखेंगे चाहिए तो बात लिखने से क्या पता NaH2OCl2। अगर मान लीजिए इस पर हम आवेश निकालते हैं तो मान लीजिए यहाँ आ जाए -2 या कि इस पर टोटल आवेश कितना है +2, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको कहाँ लिखना है दाएं साइड तरफ लिखना है, दाएं तरफ लिखेंगे। एवं इसे प्रत्यायन, अब प्रत्यायन या तो धनायन हो सकता है या प्रत्यायन कौन हो सकता है ऋणायन हो सकता है। प्रत्यायन वही है ना, एक धनायन प्रत्यायन और एक ऋणायन प्रत्यायन है। एवं इसे प्रत्यायन के आवेश से गुणा कराकर, अब यहाँ भी ये भी बात ध्यान देना है कि प्रत्यायन के जो आवेश होगा उसकी सिर्फ हमें संख्या से मतलब है, ना कि ऐसा मत कर दीजिए कि जटिल आयन का अगर ऋणायन है तो किसी प्रत्यायन को ऋणायन कर दीजिए, नहीं। आवेश का अर्थ है कि उस पर कितना संख्या है, अगर 2 है तो 2 से गुणा कराएंगे, अगर 1 है सिर्फ तो 1 से गुणा कराएंगे, अगर यहाँ पर मान लीजिए +3 आ रहा है तो कितने से गुणा कराएंगे 3 से गुणा कराएंगे। जो आएगा उससे गुणा कराकर क्या कर देंगे लिख देंगे। और ऐसे ऐसे इस 4 बात को हम लोग फ्लो करके आराम से किसी भी जटिल यौगिक का उपसंश्लेषण यौगिक का क्या लिख सकते हैं सूत्र को लिख सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझ जाइए इन 4 बातों को बहुत आसान शब्दों में एक लाइन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले किसको धनायन प्रत्यायन को लिखेंगे, उसके बाद हाँ कहाँ लिखेंगे बाएं तरफ। दूसरा बात क्या है उपसंश्लेषण क्षेत्र, उपसंश्लेषण क्षेत्र क्या जिसको कहते हैं बड़े ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को क्या कहा जाता है उपसंश्लेषण क्षेत्र। और उसमें सबसे पहले जो नाम है किसका लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का। उसके बाद लिगेंड का नाम किस क्रम में लिखना है सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ABCD के अनुसार। जो ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो उसमें कोई झोल नहीं, मतलब वो नाम ही वैसे ही देता है, नाम ही जो लिखा रहता है ना वो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा रहता है। तो आपको बस जैसे जैसे नाम दिया रहेगा वैसे वैसे क्या कर देना है लिख देना है। उसके बाद क्या कहा है यदि उस पर कोई ऋणायन प्रत्यायन, यहाँ देखिए धनायन प्रत्यायन के बाद में ऋणायन प्रत्यायन, ऋणायन प्रत्यायन हो तो उसको अवेश के साथ कहाँ लिख देना है दाएं तरफ, यानी धनायन को बाएं तरफ और ऋणायन को दाएं तरफ। ये सभी लिखने के बाद उपसंश्लेषण यौगिक पर कुल आवेश की गणना करेंगे, यानी कि कुल आवेश निकालेंगे तो हम उसको उपसंश्लेषण यौगिक कहाँ दाएं तरफ, यहाँ जो अभी बताएं देखिए यहाँ +3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है या +1 भी हो सकता है। तो +1 सिर्फ प्लस लिखाता है तो प्लस का मतलब कितना हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1
लिख देंगे एवं इसे प्रत्यायन के आवेश से। अब जो प्रत्यायन होगा, अगर धनायन होगा तो धनायन से गुणा कराएंगे, ऋणायन होगा तो ऋणायन से गुणा कराकर लिख देंगे। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। ठीक है, करें ना? चलिए चलिए, ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने। एक क्या है जिसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोक्रेट। ये देखिए, आप ये क्वेश्चन देखकर थोड़ा आपको अभी नहीं समझ में आएगा कि ये पोटेशियम कैसे आ गया, हेक्सा कैसे आ गया, साइनाइडो कहां से आ गया, फ्रेट क्या हो गया, या फिर देखिए टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये कैसे हो गया। तो ये सब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अभी हम लोग जो पीछे वीडियो में चर्चा किए थे कि कोई क्या हो, धनायन प्रतिआयन, और ये क्या बताए थे, ऋणायन प्रतिआयन। ठीक है, दो का चर्चा किए थे, एक था धनायन प्रतिआयन, दूसरा क्या था, ऋणायन प्रतिआयन। तो देखिए धनायन प्रतिआयन को बोले थे ना कि जो होता है जटिल यौगिक के बाएं तरफ लिखेंगे, तो यही है सर पोटेशियम। और इधर साइड में समझाए थे, यहां लिखा जाएगा पोटेशियम क्या, K+। पोटेशियम क्या लिखा जाएगा, K+, यानी कि पोटेशियम यहाँ पर क्या है, धनायन प्रतिआयन। पोटेशियम हमारा क्या है, धनायन प्रतिआयन। जबकि देखिए लास्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। तो क्लोराइड में देखिए क्या बोले थे कि जो बाएं तरफ होगा, जो बाएं तरफ होगा वो होगा धनायन प्रतिआयन, और जो दाएं तरफ होगा वो होगा कौन हमारा, ऋणायन प्रतिआयन। तो इसको सिर्फ क्या कर देंगे, Cl नेगेटिव। इसको क्या कर देंगे, Cl नेगेटिव कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए दूसरा बात ये था कि जो उपसंयोजन क्षेत्र होता है उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु आप ये नाम से देख लीजिए, फेरेट लग रहा है कि फेरियम के जैसा कुछ है। अब कुछ इसमें आंतरिक चेंजिंग किया गया होगा, वो नाम लिखने में आएगा, लेकिन क्या है, फेरेट यानी फेरियम का बात हो रहा है। साइनाइडो, बात समझिए, Cn नेगेटिव, साइनाइड को क्या करते हैं हम लोग, साइनो कहते हैं। साइनाइड को क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं, या उसको साइनाइडो भी कहेंगे। इसका देखिए रेडिकल के जो रूप में नाम है वो नाम है क्या, सायानाइड। जैसे होता है पोटेशियम सायानाइड, सोडियम सायानाइड, ये वही पोटेशियम साइनाइड है जो लोगों को मारने में काम आता है। साइनाइड की गोली दिल जले में देखे है ना, कहता है कि साका पुलिस के हाथ नहीं लगेगा, कैप्सूल साइनाइड का खाएगा और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मर जाता है कुछ देर के लिए, जब कोई नकल करता है क्या कहता है कि साका इतना कायर नहीं है कि साइनाइड की गोली खाकर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वही साइनाइड ये है जो लिगेंड के रूप में नाम सबका चेंज हो जाता है। जैसे कि अमाइन, अमाइन का फॉर्मूला होता है सर NH3। ऐसे हम लोग NH3 को जनरल नाम से क्या बुलाते हैं, अमोनिया। यानी कि सबका जो है लिगेंड के रूप में, ध्यान देखिए यहाँ एक क्लोराइड है और यहाँ क्या है, क्लोराइड। तो सिंपल रूप में ये क्या रहेगा, क्लोराइड, और लिगेंड के रूप में इसको क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो वही बात है, जैसे जैसे बोले थे, सबसे पहले कोई धनायन है तो लिख देंगे K+। ठीक है, उसके बाद क्या बोले हैं कि उप संयोजन यौगिक में सबसे पहला नाम किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो क्या हमारा हो जाएगा, Ab हो गया। उसके बाद बोले हैं कि लिगेंड वो किस क्रम में, अल्फाबेटिकल। लेकिन अल्फाबेटिकल कब करेंगे, जब एक से अधिक रहेगा, जैसे इसमें है, लेकिन इसमें तो एक वो है, हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6 वो कौन है, Cn। तो क्या हो गया, Cn का पावर 6, सॉरी Cn होल 6, पावर नहीं, Cn क्या हो गया, होल 6। फिर से समझिए, सबसे पहले धनायन, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिए, उसके बाद लिगेंड को लिए, जितना इसकी संख्या था उसको पुट कर दिए। तीसरा बात कहते हैं कि ये सभी करने के बाद हम जो होगा उप संयोजन यौगिक में कुल आवेश निकालेंगे। उप संयोजन यौगिक में क्या निकालेंगे, कुल आवेश, और उसको माथा पर लिख देंगे, यानी कि दाएं तरफ लिख देंगे। देखिए
लोहा का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, कभी भी यहाँ जो बगल में है, देखिए ये इसके बगल में है तो समझ जाए कि ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसके बगल में है तो समझ जाए किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोहा का। लोहा का कितना दिया हुआ है सर, तो लोहा का दिया हुआ वैल्यू 2, ठीक है। साइनाइड की संख्या क्या है, 6, और यहाँ आप ध्यान देंगे कि साइनाइड पर हमने चार्ज दे रखा है, कितना होता है, -1, और तो कुछ नहीं है, तो 2 - 6 कितना बच गया, -4। यही कुल आवेश को बोले हैं कि जो धन है संकुल यौगिक यानी जटिल यौगिक या उपसंश्लेषण यौगिक रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, दाएं तरफ, यानी कि इसको अब ऐसे भी सजाएंगे K + FeCN6 4 नेगेटिव। ये जो चार्ज कोड आया इसको हम दाएं तरफ लिख दिए, और अब क्या बोले थे लास्ट लाइन कि इसको और इसको क्या कराना है, गुना करा देना है। यानी एक फार्मूला मेकिंग में हम लोग पढ़े थे, क्या देखिए आप सिंपल जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम के लिए Na+ और क्लोरीन के लिए क्या हो जाता है, Cl-। जब भी चार्ज सेम रहता है तो जो फॉर्मूला होता है यानी जो रेडिकल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जल्दी हो कुछ अब देखिए, जैसे मान लीजिए ए दे दे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, या जो हमारे हड्डी और दांतों का भी महत्वपूर्ण घटक है कैल्शियम फॉस्फेट, ये हमारे मस्तिष्क का, हमारे दांत का, हमारे हड्डी का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसका जो फॉर्मूला निकाला जाता है इसी प्रोसेस से निकलेगा। Ca दूसरे ग्रुप का सदस्य चार्ज होता है 2+, फॉस्फेट का जो रेडिकल है वो है PO4 3 नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, इसके चार्ज से इसमें गुना और इसके चार्ज से इसमें गुना। चार्ज का मतलब संख्या से, देखिए लास्ट में समझाया था, चार्ज का मतलब है इन दोनों के संख्या से, ना कि चार्ज से, यानी इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना, तो 3 से गुना इसमें होगा और इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा Ca3 और PO4 का होल वाइज। यानी कि जो हमारे हड्डी में दांत में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है उसका सूत्र क्या हो गया, Ca3PO4 का होल वाइज। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग इसको भी निकालेंगे, इसमें कर देंगे 1 से गुना और इसमें कर देंगे कितना से गुना, 4 से गुना, तो हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा क्या, K4 ना, 4 से गुना हो जाएगा तो K4, और इसमें क्या हो जाएगा 1 से गुना तो FeCN का होल 6। ये हो गया सही इसका सूत्र, किसका, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफिलेट 2 का सही सूत्र क्या है, K4FeCN होल 6। आए समझ में। एक और देख लेते हैं जो नीचे हमारा दिया गया है, और इस तरह के देखिए आजकल इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हैं, ऐसा नहीं है, हम आपको देंगे कार्य करने के लिए, HW बनाने के लिए। आप या किसी भी NCERT हो, किसी भी प्रकाशन के बुक देखिएगा, 12th क्लास 9 चैप्टर जो हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर बोल देते हैं आपको कि 9th चैप्टर में जाइएगा, चैप्टर का ही आपका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंश्लेषण यौगिक, यही सब के बारे में पूरा पढ़ना ही है उसमें। तो उसमें जाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कोई धनायन नहीं है प्रत्यायन, बल्कि क्या है, ऋणायन प्रत्यायन। तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रोड। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। केंद्रीय धातु कौन है हमारा, कोबाल्ट। उसके बाद रिलीड अल्फाबेट में यही बात वहां बोले थे कि आपको घबराना नहीं, जैसे जैसे दिया हुआ है ना वैसी वैसे लिख दीजिए, क्योंकि ये अल्फाबेट में रहता है, नाम जो लिखाता है अल्फाबेट क्रम में ही लिखा जाता है। तो देखिए अमाइन, अमाइन हमें बताया ना किसको कहा जाता है, अमोनिया को। टेट्रा का मतलब हो गया 4, जैसे हेक्सा का मतलब 6 हुआ, उसी तरह से टेट्रा का मतलब क्या है, 4। उसके बाद डाइक्लोराइडो है, यानी कि Cl का 2, डाई का 2, ब्रैकेट बंद। लास्ट में देखिए सर, यहाँ कोई ऋणायन प्रत्यायन, बात बोले ना, ये क्या है, यहाँ पे कोई ऋणायन प्रत्यायन है, तो
इसको सिर्फ लिखेंगे Cl-। देखिए धनायन को हम K4 K2 K3 नहीं कहते, सिर्फ क्या कहते हैं K+। तो उसी तरह से ऋणायन ए वो है कि 2 है कि 3 है वो तो बाद में पता चलेगा। हम सिर्फ क्या लिखेंगे Cl-। आवेश चेक करते हैं कि सही है कि गलत। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ ध्यान दीजिए कितना दिया हुआ है 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, तब 3 रख दिए। अमोनियम की संख्या क्या है 4 लिख दिए। अब आपको जानकारी खुशी होगा, अगर नहीं पढ़े तो जान जाइए, अमाइन जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन। और अमाइन ही नहीं, आपको यहाँ देखिए बेसिक जानकारी दे देते हैं, कोई भी जो अणु है जैसे जल हो गया, H2SO4 हो गया, किसी भी अणु का अगर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के मान को जोड़ दिया जाए तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। सारे जितने भी अणु हैं और उनके कुल जितने इनमें एटम उपस्थित हैं, जैसे कि इसमें अगर देख लिया जाए तो 2 एटम है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। इन दोनों के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के वैल्यू को जोड़ देंगे तो ऊपर आवेश क्या आ जाएगा 0। और सिर्फ इसमें ही नहीं, जितने अणु हैं सब में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कुल वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाता है 0। देखिए नाइट्रोजन की संख्या 1 है और इस पर चार्ज जो होता है सर -3 होता है, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 3 है और चार्ज जो होता है +1 होता है। तो 1 - 3 कितना -3 और 1 गुने 3 कितना 3, 3 कट गया कितना है 0। तो वही यहाँ वैल्यू हम इसका कितना लेंगे 0। अमोनिया पर चार्ज कितना है हमारा 0। अब देखिए क्लोरीन की संख्या क्या है 2 और क्लोरीन 17 नंबर पे है और 17वें ग्रुप का सदस्य है, यानी इसको बोलचाल की भाषा में हैलोजन फैमिली में इसको काम किया जाता है। और हैलोजन फैमिली का मेन जो गुण है वो है कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं, डबल गैस का रूप ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कितना हो जाएगा 18, और 18 पे आता है जो क्या है नोबल गैस। तो वही काम, यानी इस पर चार्ज कितना है -1। इसको छोड़ देंगे सर, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए हम पोटेशियम के आवेश को नहीं रखे थे, तो इसमें भी यहाँ क्लोराइड के आवेश को नहीं काम करेंगे। ये जो गणना होगा साफ साफ हम बोले हुए हैं उधर, आप समझिए जो रूल बताए हैं, जो नियम बताए हैं कि अनुसरण करना है कि सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यानी बड़े कोष्टक जो गुरु कोष्टक है उसके अंदर वाले के इंचार्ज को गणना करना है। देखिए क्या हो गया 3, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया -2, यानी कितना बचा हमारे पास 1, यानी इस कंपाउंड पर कितना चार्ज आ गया +1। एक बार पुनः लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, देखिए CONH3 का होल 4 Cl2 कितना चार्ज +1। देखिए सर यहाँ अब इस पर कितना आया था -4 लिखे थे, इस पर हमारा कितना आ गया +1, तो +1 लिखे। इस पर देखिए इसके साइड में K+ था, इसमें इसके साइड में क्या है Cl-। अब क्या करेंगे, इसके चार्ज से इसमें गुना और इसके चार्ज से इसमें गुना। अभी हम देखिए यहाँ बताए हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर चार्ज सेम रहता है, अगर यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2 है तो गुना नहीं करेंगे, यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 -1 है तो गुना नहीं करेंगे, यहाँ +3 और यहाँ -3 है तो कोई गुना नहीं होगा, जो फॉर्मूला है वही लिख दिया जाएगा। यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा CONH3 का क्या होल 4 Cl2 और एक और नहीं लिख दिया, अगर आपको इच्छा है तो 1 से करेंगे गुना तो वही रहेगा, आयु में 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। यानी ये सही सूत्र हो गया किसका टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, आया समझ में? तो आप इस तरह से करके सारे जो है जितना भी नाम दिया हुआ है सभी का सूत्र लिख सकते हैं। और आगे के वीडियो में जो होगा हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको ये नाम लिखने नहीं आता है सूत्र से, तो हम लोग जो है सूत्र से नाम लिखना सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको ये क्लियर करेंगे कि कौन जो होगा न्यूट्रल लिगेंड होगा, कौन जो होगा निगेटिव होगा और कौन जो होगा पॉजिटिव होगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी इसी में कंफ्यूजन है, इसमें कौन न्यूट्रल है, कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव। आपको जानकारी खुशी होगा कि किसी भी जटिल यौगिक में या उप संयोजन यौगिक में कभी भी धनायन लिगेंड नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, ऋणायन लिगेंड होगा। ये हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में किए हुए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार हम फिर बताते हैं, या आपको हम लिंक दे देंगे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ कोई धनात्मक लिगेंड रखते हैं तो इस पर आ जाएगा सर इधर प्लस चार्ज, बराबर की इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस चार्ज। और सेंट्रल एटम जो होता है हमेशा एक धातु होता है, और धातु पे कभी भी माइनस चार्ज नहीं होता है, क्योंकि धातुओं का बेसिक नेचर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। और जब माइनस चार्ज हुआ इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये हो गया सर सूरज को पश्चिम से उगाना और पूरब में डुबवाने के समय। तो बात समझ जाइए, दो ही प्रकार के लिगेंड आपको मिलेंगे जटिल यौगिक में, या तो न्यूट्रल होगा या तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव लिगेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड रखेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम पर जो होगा वो माइनस चार्ज आ जाएगा, और धातुओं पर कभी भी माइनस चार्ज नहीं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सीखते रहिए, बस यही करें।